पुर्तगाल का ड्राइविंग लाइसेंस क्या कोई भी खुद से अप्लाई कर सकता है? वो चीज़ें जिनका आपको खास तौर पे ख्याल रखना होता है जब भी आप पुर्तगाल में ड्राइविंग लाइसेंस एक्सचेंज करवा रहे होते हैं, वो एक्सपीरियंस जो कि मोर देन 100 ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करने के बाद आया है। आप में से वो लोग जिनको पुर्तगाल से बाहर जाके जॉब्स करनी है, उनको पुर्तगाल में एक्सचेंज क्यों नहीं करवाना चाहिए? इमिग्रेंट्स के लिए पुर्तगाल का ड्राइविंग लाइसेंस सस्ता और पुर्तगीजों के लिए महंगा क्यों है? हेलो एवरीवन, वेलकम टू पुर्तगाल इमिग्रेशन डायरीज। आज की वीडियो में आपको डिटेल के साथ बताएंगे अपना मोर देन 100 ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करने के बाद और पूरे पुर्तगाल में हाईएस्ट ड्राइविंग लाइसेंस की सक्सेस स्टोरीज के बाद कौन कौन से इश्यूज आते हैं लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करने में, खास तौर पे 2026 में यानी इस साल में, और क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए जब भी आप पुर्तगाल का ड्राइविंग लाइसेंस एक्सचेंज करने का सोच रहे हैं। और बहुत ज़्यादा आने वाले सवाल और उनके सबके जवाब आपको आज की वीडियो में मिल जाएंगे। तो चलें वीडियो को प्रॉपर स्टार्ट करते हैं। तो व्यूअर, सबसे पहले तो ये कि पुर्तगाल में वाहिद वो चीज़ जो कि पुर्तगीज़ी लोगों को भी महंगे में मिलता है, ख़ासतौर पर पुर्तगाल का ड्राइविंग लाइसेंस, लेकिन इमिग्रेंट्स को बहुत कम कॉस्ट में पड़ता है। अगर आप कोई इमिग्रेंट यहाँ पे हैं और उनको ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करना है, एक्सचेंज करवाना है, तो उनको सिर्फ 27 यूरो फ़ी पे करनी पड़ती है। लेकिन अगर कोई यहाँ बाय बॉर्न पुर्तगीज़ है, उसको भी 880 यूरो पे करने पड़ते हैं जब जाके उनको पुर्तगाल का ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इससे बहुत से लोग फ़ायदा उठा रहे हैं और आप भी चाहें तो आप उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके लिए हमने ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बनाई हुई हैं इंटरनेट पे, जिनको देखते हुए आप ये काम खुद से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको हमारी सर्विसेज लेनी है तो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लेकिन कौन लोग ऐसे हैं जिनको इससे फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, वीडियो के एंड तक आपको सब कुछ सही से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आजकल के सिनेरियो में ड्राइविंग लाइसेंस अगर एक्सचेंज करते हैं तो आपको क्या चाहिए। जब आप इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश या इन कंट्रीज़ में से कहीं से भी हैं, तो आपको चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस का स्कैन, ड्राइविंग लाइसेंस की एनओसी का स्कैन जो कि अपोस्टाइल हुई भी होनी चाहिए। आपको चाहिए आपके टीआरसी कार्ड का स्कैन जो कि फर्स्ट टीआरसी कार्ड होना चाहिए। सेकंड टीआरसी कार्ड अगर आपका होगा तो आपको एग्जाम देना पड़ेगा। इसके बाद आपको चाहिए एक मेडिकल जो कि आप किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से करवा सकते हैं, जहाँ से भी आप डॉक्टर की फैसिलिटी लेते हैं, या आप सेंटर दे सऊद जाके भी अपना मेडिकल करवा सकते हैं। इसके अलावा आपको चाहिए आपका फिनांस नंबर और फिनांस का पासवर्ड जिसके थ्रू आप लॉगिन करते हैं, क्योंकि ये ड्राइविंग लाइसेंस का काम अब थ्रू फिनांस ही होता है। या आपके पास फिनांस होना चाहिए या डिजिटल मोबाइल की होनी चाहिए। लेकिन डिजिटल मोबाइल की के साथ इश्यूज़ हैं, तो आप अपने पास फिनांस रखें जिसके थ्रू ही आप ये काम कर सकते हैं। साथ में आपके पास एक होना चाहिए टैक्स डोमिसाइल जो कि फिनांस पोर्टल से निकल जाता है। अगर आपको नहीं पता तो आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप अपना टैक्स डोमिसाइल निकाल सकते हैं। इसके अलावा आपको चाहिए एक ईमेल, एक फ़ोन नंबर एंड दैट्स इट। ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं, इसके थ्रू आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। 27 यूरो आपको फ़ी पे करनी पड़ती है, वो भी आप इस वीडियो पे क्लिक करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि फ़ी कैसे पे करते हैं। उसके बाद जब आपको IMT से इस तरह की एक अप्रूवल आती है, अप्रूवल आने के बाद आपने सीगा से अपॉइंटमेंट लेनी होती है, उसके लिए आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको वो भी पता चल जाएगा, क्योंकि हमने इस पर बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाई हुई हैं और हमारी वीडियोस को देखते हुए आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस स्टोरीज़ मिल जाएंगी जो कि टिकटॉक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब हर जगह पे हैं। और हमारी उनके साथ जो सर्विसेज हैं वो एंड टू एंड होती हैं, यानी ड्राइविंग लाइसेंस आने तक की सर्विसेज होती हैं। बजाय ये कि आपने किसी से भी फॉर्म फिल करवा लिया और उसके बाद उस पर्सन ने आपको पहचानना छोड़ दिया, तो हमारे साथ इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं होती। तो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि वो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसको अवॉइड करना चाहिए अगर आप पुर्तगाल में ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करने का सोच रहे हैं। सबसे पहले तो ये कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस ओरिजिनल होना चाहिए। बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आए थे लास्ट ईयर 2025 में, ख़ासतौर पर बांग्लादेश कंट्री के थ्रू, तो वहाँ से फ़ेक लाइसेंस बनने शुरू हुए, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने उस पर एक्शन लिया। और आज वही टाइम है कि वही बांग्लादेशी क्लाइंट्स को सफ़र करना पड़ रहा है। यानी जो आम तौर पे एक इंडियन पाकिस्तानी का ड्राइविंग लाइसेंस एक्सचेंज होने की रिक्वेस्ट आम तौर पे तकरीबन 15-20 दिन में फाइनलाइज हो जाती है, तो यही रिक्वेस्ट जो बांग्लादेशी क्लाइंट्स हैं उनके साथ 2-2 महीने भी उनको वेट करना पड़ता है, क्योंकि इस वजह से, क्योंकि यहाँ की अथॉरिटीज़ को लगता है कि अब जो जेन्युइन पर्सन भी है वो भी शायद गलत तरीके से लाइसेंस लेके आए। तो एक तो ये कि आपके पास डॉक्यूमेंट ओरिजिनल होने चाहिए, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा इस तरह के इशूज़ आए कि सर हमने किसी से बनवा लिया था, हमने यहाँ पैसे दिए थे, हमारा काम हो गया था, IMT में सबमिट किया है, तो IMT का कहना है कि ये तो आपकी जो ऑफिशियल अथॉरिटीज़ हैं वहाँ से, ये साइट से ये चेक ही नहीं हो रहा आपका लाइसेंस, ये चाहे इंडिया में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, या चाहे और किसी भी कंट्री में हो। तो इस चीज़ को आपने अवॉइड करना है। नंबर 2 ये कि आपकी NOC रीसेंट होनी चाहिए। बहुत से लोग 6 महीने पुरानी NOC लेके अप्लाई करते हैं। कुछ केसेस में 6 महीने तो क्या 1 साल पुरानी NOC भी एक्सेप्ट हो गई, लेकिन कुछ केसेस में रीसेंट NOC आपको देनी पड़ती है, तो इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है। नंबर 3 ये कि आप अपना मेडिकल करवाते हुए जो सबसे ज़्यादा लोगों के साथ इश्यूज़ आते हैं वो ये कि वो इन कैटेगरीज़ को चूज़ नहीं करते। जैसे कि अगर आपका लाइसेंस है मोटरसाइकिल का और कार का,
तो जब भी आप मेडिकल करवा रहे हैं, चाहे आप सेंटर दे साउथ से करवाएं या आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से करवाएं, तो आपने कैटेगरी A1, A2, B और B1 ये लिखवानी है। अगर आपकी 4 कैटेगरीज नहीं होंगी तो बहुत ज़्यादा लोगों को जिन्होंने मुझसे बाद में कांटेक्ट किया अपना फॉर्म किसी से भी सबमिट करवाने के बाद, ये वाला इशू आया कि उनको लाइसेंस सिर्फ कार का मिल गया, जबकि उनके पास मोटरसाइकिल का भी लाइसेंस एक्सचेंज करने का ऑप्शन था, लेकिन जिससे भी सर्विस ली थी उसको पता नहीं था। कोई मोबाइल वाला था, कोई किसी और शॉप वाला था जिसको ये काम खुद नहीं करना आता था, उसने बस सबमिट कर दिया और उसके बाद उसने चेक भी नहीं किया कि ये काम कैसा हुआ है। उसके बाद जब उनको लाइसेंस मिला तो उसमें कैटेगरी मिस थी। तो इस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अब लास्ट में आपको बताएं कि कौन लोग हैं जो कि पुर्तगाल का जिनको ये लाइसेंस नहीं लेना चाहिए। ख़ास तौर पे वो लोग जो यहाँ पे 5-6 साल से हैं, जिनके पास अभी अपॉर्चुनिटी ख़त्म हो गई है कि वो पुर्तगाल का लाइसेंस एक्सचेंज करवाएं विदाउट एनी एग्ज़ाम। उन लोगों को पुर्तगाल का लाइसेंस एक्सचेंज नहीं करवाना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक तो ये कि उनको एग्ज़ाम देना पड़ेगा अब। तो जब उनको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, चाहे वो आप अपना इंडियन पाकिस्तानी लाइसेंस एक्सचेंज करवा रहे हो या आप पुर्तगाल का लाइसेंस यानी यहाँ से पढ़ के ले रहे हो, तो मेरा मशवरा ये है कि यहाँ से पढ़ के लेने वाला लाइसेंस है वो ज़्यादा बेहतर है बजाय ये कि एक्सचेंज हुए हुए लाइसेंस से। क्योंकि एक्सचेंज हुए हुए लाइसेंस पे कोड 70 आता है और कोड 70 यहाँ पे हटता नहीं है। चाहे आप कुछ भी कर लें, कोड 70 आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। तो आपने जब आप पढ़ के यहाँ पे एग्ज़ाम दे के आप लाइसेंस ले रहे होंगे, ख़ासतौर पे वो लोग जिनको यहाँ टाइम हो गया है, तो उनको इसको अवॉइड करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, वो लोग जिनको पुर्तगीज़ लैंग्वेज आती है और उनको ड्राइविंग पे अच्छी कमांड है, उनको भी मेरा मशवरा ये है कि वो पुर्तगाल से पढ़ के आप एग्ज़ाम दे के लाइसेंस हासिल करें, चाहे आपको उसके लिए 800-900 यूरो पे करने पड़े, क्योंकि वो लाइसेंस ज़्यादा बेहतर होता है एक्सचेंज हुए हुए लाइसेंस से। उसकी वजह यह है कि कल को जब भी आप पुर्तगाल का पासपोर्ट लेके यहाँ से किसी और कंट्री में मूव करते हैं तो कोड 70 वाला लाइसेंस एक्सचेंज नहीं होता, क्योंकि वो आपने विदाउट एग्ज़ाम दिए हुए यहाँ पे हासिल किया है। तो अगर आपको लैंग्वेज पे अच्छी कमांड है और आपको ड्राइविंग अच्छी आती है तो आपको मेरा मशवरा ये है कि इस पे नहीं जाना चाहिए, आपको पुर्तगाल का लाइसेंस हासिल करना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आपने पुर्तगाल में लाइसेंस एक्सचेंज करवा लिया और अब आपके पास किसी और कंट्री जाने का ऑप्शन है, तो भी आप पुर्तगाल में एक्सचेंज हुए हुए लाइसेंस को किसी और कंट्री में चेंज करवा सकते हैं। उसके लिए अगर आप लोग कहेंगे तो मैं उस पर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊँगा कि वो स्टेप्स कैसे हैं, क्या क्या आपको करना चाहिए। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें कवर अप की हैं। इनके लिए आप हमारी और मुख्तलिफ वीडियोस को देख के कर सकते हैं, जैसे आप लाइसेंस अप्लाई कैसे करना है, फ़ीस कैसे पे करनी है, आपने सीगा से अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है, फाल्ता आ जाए तो क्या करना है, उसके लिए हमारी ऑलरेडी वीडियोज़ हैं। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन आती है तो आप हमारी सर्विसेज ले सकते हैं हमसे गिवन नंबर पर कॉन्टैक्ट करके। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।